वो सबसे बड़ा इशू रहा कि हमने डिजिटाइजेशन तो किया लेकिन डिजिटल रिपोजिटरी नहीं बनाई, और शायद वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा जिससे लोगों तक पहुंची नहीं। वाल्मीकि रामायण की सबसे ओल्डेस्ट और सबसे कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर है? सारी एक्सरसाइज करने के बाद, हजारों मैन्युस्क्रिप्ट देखने के बाद हमने डिसीजन लिया कांची पीठ में जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो सबसे ओल्ड वाल्मीकि रामायण की कॉपी है। वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल जो वाल्मीकि ने, वो तो इम्पॉसिबल है, वो नहीं मिल सकती, लेकिन हमें वो सबसे ओल्डेस्ट मिल गई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेट वो लोगों तक पहुंचे और उसकी पूरी की पूरी कॉपी हम प्रिजर्व करें। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी गवर्नमेंट रिपोजिटरी, नेशनल हेरिटेज है, इनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद या टैगोर की कोई भी राइटिंग्स को आप कोई भी पब्लिश कर सकता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट को क्यों नहीं कर सकते? जैसे नेत्र प्रकाशिका की बात करूं, हमें उसमें से एक ऐसा कमेंट्री चाहिए जो ये बता सके कि इसमें कौन कौन से आई डिजीजेस हो सकते हैं, उनको कैसे डायग्नोज करना है और उसका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल था अल्टरनेटिव में। हमें तो सिर्फ इतना उसका ट्रांसलेटेड और उसका स्कैन्ड वर्जन साथ में दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। तो अगर कोई और स्कॉलर आके पढ़ के करना चाहता है कि नहीं ट्रांसलेशन इंप्रूव करें तो करें, बिल्कुल। नहीं, जैसे अभी आपने इंडिया की यूनिकनेस के बारे में बात की कि सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में क्या क्या यूनिक है। ये जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें सबसे यूनिक जो अगर हम स्टोरी लाइन बनाएं कि हमारी जो ज्ञान परंपरा शुरू हुई श्रुति और स्मृति परंपरा से, जहाँ पर कि हमारे जितने भी वैदिक ट्रेडिशंस है या वैदिक नॉलेज सिस्टम थे, वो एक कहानी के रूप में हमेशा लोगों को बताए जाते थे और लोग अपनी स्मृति में उसको रखते थे। और शायद हमारा पूरा सिविलाइजेशनल, अगर हम प्राचीन काल में बात करें तो उसी के बेसिस पे डेवलप हुआ। धीरे धीरे वो परंपरा हमारे गुरु शिष्य परंपरा में बदल गई, क्योंकि जब आपने सर वैदिक नॉलेज सिस्टम बोला, तो इसको रिलीजियस क्लासिफिकेशन नहीं देंगे, नॉलेज सिस्टम्स देंगे? बेसिकली धर्म या रिलीजन तो हमारे इतिहास में कभी रहा ही नहीं। ये धर्म तो सही मायनों में जब हमारे पास आक्रांताओं ने आक्रमण किया, ये धर्म तो तब शुरू हुआ, नहीं तो हमारे देश में, हमारी प्राचीन सभ्यता में रिलीजन कभी कोई, हमारे धर्म की परिभाषा बिल्कुल ही अलग थी, जो कि विश्व में कहीं भी नहीं मिलती है। तो वो जो सेकंड लेवल पे जब लगा कि लोग और बढ़ रहे हैं, तो वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये सारी चीज़ें, लेकिन तब भी वो श्रुति और स्मृति में ही था। सही मायनों में जब स्क्रिप्ट या भाषाओं का विकास हुआ, लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया, तो उस समय जो भी मीडिया मिला, जैसे शुरू में अगर आप देखें तो पत्थरों पे शिलालेख लिखे गए, या जो भी उस समय का मटेरियल था उसके ऊपर शिलालेख इंस्क्रिप्शंस की गई, तो नॉलेज को एक डिसेमिनेशन, मतलब खाली स्मृति और श्रुति से न हटके वो उस रूप में चला गया। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे हमारी पाम लीफ और दूसरे ऐसे मीडिया, जहाँ हमारे प्राचीन में जो लोग थे उनको लगा कि इस पर लिखा जा सकता है, उन्होंने अपने आप ही जो भी इन्वेंशन किए, और धीरे धीरे वो हमारी जो ज्ञान परंपरा उसका स्वरूप इतना वास्ट हो गया कि पांडुलिपि हमारे लिए वही स्वरूप बन गई जो आज की डेट में हमारा मॉडर्न बुक सिस्टम या डिजिटल रिसोर्स सिस्टम है। क्योंकि फिर हर भारत के हर कोने में, हर जगह विभिन्न भाषाओं का जन्म हुआ। ओल्डेस्ट अगर सिंधु और ब्राह्मी की बात करें, उसके बाद अलग अलग रीजन में अलग अलग स्क्रिप्ट डेवलप होती चली गई और अपने हिसाब से लोगों ने। लेकिन एक यूनिक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि एक ही बात डिफरेंट स्क्रिप्ट में डिफरेंट रीजन में सेम समय पर लिखी गई, लेकिन उसका भाव एक ही है। अच्छा। उसका सार एक ही है। जैसे वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण आपको कम से कम उस समय की सभी प्राचीन लिपियों में लिखी गई है, लेकिन पूरी हर ग्रंथ, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे शारदा हो या पाली हो, प्राकृत हो, किसी भी स्क्रिप्ट में उठा के देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण का सार एक ही है। उसमें कहीं विभिन्नता, कहीं मतलब एक जरा सा भी कोई डाउट नहीं है, कहीं पर भी कोई वेरिएशन नहीं है, कहीं पर भी कोई किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि एक ही कुछ ऐसा होगा कि कोई स्टूडेंट्स अलग अलग भारत से आकर किसी एक गुरु शिष्य परंपरा में कहीं पढ़े होंगे, फिर उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा अलग अलग भाषाओं में, ऐसा क्यों हुआ होगा? सार एक ही, क्योंकि रामायण भी बताते हैं कि कई वर्जन्स हैं रामायण के, शायद वाल्मीकि रामायण के भी कई वर्जन्स होंगे, इसीलिए क्रिटिकल एडिशन निकलते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि रामायण के मेरी जानकारी में कम से कम 331 वेरिएशंस। जी, तो फिर इसमें क्यों, इसमें वेरिएशन
आपने कहा नहीं है क्योंकि हमारे जो भारत में जो जिन लिपियों में लिखे गए उनमें वेरिएशन इसीलिए नहीं है क्योंकि जितने भी ये लिपियों के लेखाकार थे वो संस्कृति को बहुत अच्छी तरह जानते थे और समझते पढ़ते तो थे। ये जो 330 वेरिएशंस हैं ये ये भारत के भारत के हैं? बाहर के हैं। ये नहीं पता था ये मुझे। आप बर्मीज रामायण करेंगे, थाई रामायण लिखेंगे, इंडोनेशिया में है। तो फिर उन्होंने अपने अपने वर्जन हाँ, जब यहाँ से वो कहानी, क्योंकि संस्कृत में वो लोग हो सकता है उस उतना स्ट्रांग या उतना ज्यादा उनकी जानकारी नहीं रही होगी। ठीक है। तो जब आप अपनी, और ये जो इतने सारे वेरिएशन होने का सबसे बड़ा रीजन है कि महान ग्रंथ को हर कोई जानना चाहता था और उस क्षेत्र में अब हो सकता है कि जैसे ग्रंथ लिपि साउथ इंडिया में हुई तो सभी लोग संस्कृत को बहुत अच्छी तरह नहीं समझते होंगे, तो वहाँ की जो क्षेत्र में जाने वाले लोग मानते ग्रंथ को ज़्यादा पढ़ने में समर्थ होंगे। जैसे आज भी हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी लिपियाँ हैं उनको ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी या उस रीजनल लैंग्वेज में करते हैं। क्यों करते हैं? कि उस क्षेत्र के उस रीजन के लोग उसको समझ सकें। तो ये जो सारा ज्ञान परंपरा का जो पांडुलिपियों के द्वारा जो प्रचार प्रसार हुआ उससे हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब पूरे भारत, जो जम्मू द्वीप की अगर हम बात करें वहाँ तक तो फैली ही, लेकिन धीरे धीरे वो यूरोपियन कंट्री तो उनको भी अट्रैक्ट किया। उन लोगों ने, कई बार हम कहते हैं कि वास्को डिमा या लोग कोलंबस इंडिया की इन्वेंशन करने आया। इन्वेंशन वो एक गलत शब्द है क्योंकि वो उनको जब सुना इंडिया के बारे में तो डेफिनेटली उनकी भी इच्छा हुई कि हम जाके देखें कि इंडिया में ये सब क्या हो रहा है। तो वो सब, ये इससे बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स आए। अगर हम नालंदा की हिस्ट्री बात करें तो उस समय जितने भी स्कॉलर आए, क्योंकि उनके लिए जो आज वर्ल्ड में हार्वर्ड कैम्ब्रिज का स्टेचर है वो उस समय नालंदा का स्टेचर था। तो वो ज्ञान की खोज में आए। वो कोई उनको ये था कि हम वहाँ जाके बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और इस तरह का हमारा जो आगे विकास हुआ और जो ज्ञान परंपरा बढ़ी, तो वो एक समय था। लेकिन सही मायनों में इसको सबसे बड़ा नुकसान तो मुस्लिम आक्रांताओं ने किया, क्योंकि आने के बाद देखिए कोई भी इन्वेडर आता है उसके दो टारगेट होते हैं, आपका ज्ञान, आपके संस्कार और आपकी जो सभ्यता। उन्हें पता है कि उसको बदलने से फिर लोगों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट को चाहे उनको डिस्ट्रॉय किया गया या उनको जलाया गया या फिर उनको कहीं लोगों ने डर से छिपाया, तो वो इसलिए कि कहीं ये लोग, तो वो एक जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी, जो गुरुकुल सिस्टम बहुत सुदृढ़ रूप से, मतलब अगर देखा जाए उसमें एक चीज़ और जो मेरी जानकारी में जो मुझे लगी कि उससे पहले हमारे मंदिरों की बड़ी भूमिका रही है। अगर हम अपनी शिक्षा की बात करें, संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, आज जो हमारी गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, उस ज़माने में हमारे मंदिर ये सारी भूमिकाएं निभाते थे। क्योंकि राजाओं का काम सिर्फ राज चलाना होता था, उनका ना कोई शिक्षा से लेना देना था, ना कोई संस्कृति से, ना सभ्यता से, उन्हें कोई लेना देना, ना बिजनेस से कोई लेना देना था। उनका काम था कि आर्मी खड़ी करके लोगों से कर्ज वसूलना, टैक्स लेना है और अपने सारी जो चीज़ों को ध्यान रखना है। तो वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम था। और आप अगर देखें हमारे मंदिरों में इतने, कई बार बात करते हैं ना, वहाँ इतना धन मिला, उतना सोना मिला, कोई ये नहीं था कि लोग मंदिरों में खाली डोनेट करते थे। मंदिर अपने आजीविका के एक अच्छे साधन थे। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी जिसमें मजदूर काम करते थे, उनकी जो इनकम होती थी उससे शिक्षा संस्थान चलते थे, उससे जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडीज थी, और बिल्कुल ऑटोनॉमस बॉडी थी। और वो पूरे उसका ना कोई राज सरकार का कोई कंट्रोल होता था, ना किसी और संस्था का। वो सिर्फ एक जो भी हमारे धर्माचार्य थे, जिनकी मान सकते हैं कि वो धर्म और शिक्षा संस्कृति सबकी वो उनका मैनेजमेंट होता था। और शायद वो भी आक्रांताओं के समय में आके, क्योंकि मंदिर भी हमारे अटैक का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे। तो दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हमारी डिस्ट्रॉय हुई और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो मुस्लिम इन्वेजन में, एक हमारी शिक्षा संस्कृति की जितनी भी हमारी पांडुलिपियाँ, और दूसरा मंदिर, जहाँ पर ये सब कुछ सारी शिक्षा संस्कृति आगे बढ़ती चली जाती थी। तो वो जो हज़ारों साल का बहुत बड़ा पीरियड होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लूज़ की। और लेकिन फिर भी अगर हम देखें आज की डेट में हमारे पास 50 लाख के करीब तो हम लोग डॉक्यूमेंट कर चुके हैं कि इतनी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास हैं, और मानना इजीली हम 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। मतलब मैं 5 करोड़ 3 करोड़ की फिगर पे तो नहीं एग्री करता। एस्टिमेट कितना है देखिए, हमारा जो NMM के अंदर करीब
50 लाख डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं। जी, उसका मतलब स्कैन हो चुकी है, नहीं, उनका कैटलॉग बन चुका है, मतलब कैटलॉग है, कैटलॉगिंग हो चुकी है। उसकी ये अवेलेबिलिटी है कि कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर कहाँ है। पड़ी है, किस तो ये रिसोर्स सेंटर 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट की जानकारी हमारे पास है। लेकिन इसके अलावा ऐसी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो एनएमएम की डाटाबेस से दूर हैं, जैसे इंडिविजुअल्स के पास हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो लेकिन कितनी भी कोशिश कर लें, जो मेरा अपना एस्टिमेट है 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास नहीं होंगी। 1 करोड़ एक हायर साइड पर एस्टिमेट मान के चलते हैं। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जैसे ठीक है हम लोग कई बार यूरोपियन को और अंग्रेज़ों को अपनी जितनी भी हमारी बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, और मानना भी चाहिए। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो ब्रिटिश पीरियड में हुई, जी, इन हमारी अगर आज हमारी ये मैन्युस्क्रिप्ट सुरक्षित हैं तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश का, ब्रिटिश का है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमें इनकी वैल्यू समझाई। एक्चुअली हम भूल गए थे, वो हमारा डिसकंटिन्यू हो गया था, क्योंकि हमारे वो गुरुकुल सिस्टम, वो सारी गुरु शिष्य परंपराएं सब तहस नहस हो गई थी, तो हम कहीं भूल गए थे। और उस समय जब उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट करना सिखाया, इन्वेंट्री बनाई। आप देखिए भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जितनी भी मोस्ट वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसके लिए एक ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल है। उसने पूरी जम्मू कश्मीर से पूरी की पूरी कलेक्ट करके उनको बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूशन था उसमें रखी, उसके बाद फिर ये भंडारकर में आई। तो वो एक बहुत बड़ा काम किया। और एक और जो, अगर हम भारतीय पुनर्जागरण की बात करें तो ये मैक्स मुलर और उसके अलावा और भी कई ऐसे यूरोपियन स्कॉलर थे जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेशन को काम शुरू किया। उनको संस्कृत सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक तो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जाने, और दूसरा डेफिनेटली उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती और बहुत सारे हमारे जो विद्वता थे उन्होंने भी इस पुनर्जागरण में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो वो एक पीरियड था जब सही मायनों में पांडुलिपियों को लेके एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई। और शायद वो आगे चल के अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंदो, इन सब ने उसको पूरे विश्व में फैलाया। अगर मैक्समुलर ने ट्रांसलेशन ज़रूर किया लेकिन वो यूरोप में उस तरह की रीच उन्होंने अपने कंट्री के लिए, अपने लिए किया होगा ट्रांसलेशन, लेकिन विश्व में अगर किसी ने उसको पहुंचाया तो हमारे ये जो विद्वता थे इन्होंने। अगर स्वामी विवेकानंद का वो शिकागो स्पीच सभी जानते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण था। तो ये जो सारी चीज़ें हुई उससे हमारा एक मैन्युस्क्रिप्ट की तरफ थोड़ा सा आगे झुकाव बढ़ा। छोटी छोटी मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरीज बनी और कहीं ना कहीं उन मैन्युस्क्रिप्ट को ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के नाम से सुरक्षित किया गया। लेकिन अगर आप देखें कि आज़ादी के बाद जो इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए वो नहीं हुआ। शायद मेरी जो अपनी जानकारी है, जो मैंने डेटा देखा है, अगर सही मायनों में देखें तो पहली बार किसी इंसान ने इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया, उसका नाम था डॉक्टर कपिला बादशाह। 1987 में जो IGNCA बना तो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस दिस प्रिजर्वेशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। पूरे हमारे भारत में पहली बार अगर कोई एक कंप्लीट स्कीम जो एक फोकस्ड वे में बनाएगी वो कपिला बादशाह ने बनाई। और 87 से लेके अगर आप देखें तो मैंने 2004 में IGNCA ज्वाइन किया, तब तक वो स्कीम चल रही थी। और उस स्कीम में 2008 तक हमने करीब 2,86,000 मैन्युस्क्रिप्ट को माइक्रोफिल्म किया 52 लाइब्रेरी से। तो वो सबसे पहला जो अगर प्रिजर्वेशन मैन्युस्क्रिप्ट का कहा जाए तो वो IGNCA ने डॉक्टर कपिला बादशाह की जो लीडरशिप में शुरू किया था, वो पहला इनिशिएटिव था जो नेशनल इनिशिएटिव हम मान सकते हैं। इंडिविजुअल इनिशिएटिव थोड़े बहुत रहे होंगे, लेकिन इसको सही मायनों में जो एक सही दिशा मिली वो मिली हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। और जब ये नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट लॉन्च हुआ तो वो शायद हमारे देश का सबसे पहला एक ऐसा नेशनल इनिशिएटिव था जो मैन्युस्क्रिप्ट को खाली कैटलॉग ही नहीं करना था, उनको प्रिजर्व करना था, कंजर्व करना था। और उस दौरान बहुत सारे कंजर्वेशन सेंटर क्रिएट गए, प्रिजर्वेशन सेंटर बनाए गए, मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर, इवन डोर टू डोर सर्वे। आई वाज पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं NMM का डायरेक्टर रहा हूँ। तो हमने डोर टू डोर सर्वे तक किया और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई किया। तो उस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें कि 2003 से लेके और 2024-25 तक अगर हम बात करें
तो ये जो 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट आइडेंटिफाई हुई हैं, कैटलॉग हुई हैं, एटलीस्ट हमारे पास, और दूसरा बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट को सही ढंग से कंजर्व किया गया, प्रिजर्व किया गया, बहुत सारी लाइब्रेरीज को ट्रेनिंग दी, बहुत बड़ी मैन पावर तैयार हुई। तो वो ऐसा नहीं, कई बार शायद लोग इग्नोर कर देते हैं, एनएमएम की कंट्रीब्यूशंस बहुत रहे हैं। अगर सही मायनों में हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट आज बहुत जगह सुरक्षित रखी हुई हैं और डिजिटाइजेशन भी हुआ, मतलब कम से कम मेरी जो अपनी जानकारी है कि सारे इंस्टीट्यूशंस आईजीएनसी ने किया, एनएमएम के द्वारा डिजिटाइजेशन हुआ, और भी बहुत सारी जो प्राइवेट संस्थाएं, एनजीओज हैं, इन्होंने मिलके, मुझे कोवा सेंटर की बात करें या धरोहर की बात करें या और भी कर्नाटका में और कई जगह ऐसे सेंटर हैं, तो मैं इजीली मान सकता हूँ कि 20 लाख के करीब मैन्युस्क्रिप्ट हम ऑलरेडी डिजिटाइज कर चुके हैं। वो पीस मील बेसिस में, उसकी सेंट्रलाइज अप्रोच नहीं है। अच्छा, 20 लाख आपने बताया था कैटलॉग हुई है, सॉरी 50 लाख कैटलॉग हुई हुई है हैं और 20 लाख के स्कैन। करीब स्कैन हो चुकी हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्योंकि आप देखिए ना, 5-6 लाख तो एजेंसी के अंदर ही हैं, एनएमएम और उस दोनों को मिला दो तो 5-6 लाख तो हमारे पास ही हैं जो माइक्रोफिल्म और डिजिटल में अवेलेबल हैं। तो एक बहुत बड़ा एक काम जो हुआ है, अब सही मायनों में तो उसको दिशा मिलने लेकिन की, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। वो सबसे बड़ा इशू रहा कि हमने डिजिटाइजेशन तो किया लेकिन डिजिटल रिपोजिटरी नहीं बनाई, और शायद वो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक रहा, जिससे लोगों तक पहुंच ही नहीं। तो अगर इसके चैलेंजेस की बात करें, हमने आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन लोगों तक पहुंचाना है कैसे, उसका हमने रास्ता नहीं बनाया, और वो रास्ता अब ज्ञान भारतम के माध्यम से निकलेगा। आपके नॉलेज में इसके क्या कारण है? कुछ लाइसेंसिंग का कारण है, कॉपीराइट का है, ओनरशिप का? इसके 2-3 कारण रहे। एक तो ये था कि अगर पिछले सालों में हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहें, ये खाली मैन्युस्क्रिप्ट की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया डिजिटाइजेशन पे बहुत फोकस था। लेकिन डिजिटाइजेशन के बाद क्या, एक अच्छी डिजिटल रिपोजिटरी बनाने के लिए जो डिजिटल आर्काइविंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए, उसमें कमियां रहीं, वो कभी हमने कोशिश ही नहीं की। एक नेशनल, हमने इंस्टीट्यूशन लेवल पे कोशिश बहुत की, लेकिन हमने जो इंडस्ट्री पार्टनरशिप उसको एक्सप्लोर नहीं किया, चाहे वो आउटसोर्सिंग के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से। आई थिंक हमारी जो आईटी जेंट थे, हम आईटी सुपर पावर बने, लेकिन जो एक उनका कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप बना के हमें जो रिपोजिटरीज बनानी चाहिए थी, वो शायद हम कहीं पर कामयाब नहीं हुए। तो सबसे बड़ा रीज़न था कि लैक ऑफ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री टू डेवलप गुड डिजिटल आर्काइविंग सिस्टम। और ज्ञान भारतम का ये एक सबसे बड़ा एजेंडा ये भी है कि सेंट्रल डिजिटल रिपोजिटरी, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाने की जो पहल शुरू हुई है, तो ये मुझे उम्मीद है कि इसमें इसको हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। तो इसमें मेरा एक व्यू है कि अगर वो एक थर्ड पार्टी नहीं होगी, एक ऑटोनॉमस नहीं होगी और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या किसी डिपार्टमेंट के अंडर रहेगी, तो वो शायद आई डोंट नो फंडिंग या सक्सेस उसकी लिमिटेड रहेगी। मुझे लगता है जैसे यूआईडी है या ओएनडीसी है, जो मॉडल्स हैं, वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे बनाया हुआ है, उसी तरह से यूआईडी पूरा एक अलग ही आधार कार्ड का एक ऑटोनॉमस नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 बॉडी है। जब तक वो नहीं बनेगा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा नहीं, आपकी बिल्कुल सही सोच है और मेरा भी यही मानना है। देखिए, चाहे वो एनएमएम हो, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो ज्ञान भारतम हो, ये सब एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है, जो जितना, और खाली मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ डिजिटाइजेशन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन की बात नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड बहुत सारा एक पूरा फ्रेमवर्क है। सबसे पहला कि मैन्युस्क्रिप्ट हम क्यों डिजिटाइज कर रहे हैं, लोग पढ़ें उसको। लोग क्यों पढ़ें, क्योंकि हमारी उसमें ज्ञान परंपरा है, और उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटाइज करने के बाद हम उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, यूनिकोड में, और डिकोड करने के लिए सर्चेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन डिकोड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि उनको हमें उन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करना पड़ेगा जो लोग जानते हो, सारी भारतीय भाषाओं में। फिर हमें आज की मॉडर्न साइंस से उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हमारे लिए सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा माध्यम है ये मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट की जो प्रेजेंस है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़बरदस्त है, और हमारे बहुत सारे लिंकेजेस हैं जी, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल डिप्लोमेसी का भी टूल है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी की ज़रूरत है। वो खाली सिर्फ, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन, प्रिजर्वेशन, एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट द ओनली एम और सोल्यूशन। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा संस्थान चाहिए जो
अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आयुर्वेद की बात करते हैं, हमारे IGNCM में जो रिपोजिटरी है उसमें कम से कम 12,000 आयुर्वेदिक की मैन्युस्क्रिप्ट हैं। अब वो 12,000 जो आयुर्वेदिक की मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनमें बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन्स मिले होंगे हमारे पास। अभी जैसे हम एक मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेट कर रहे हैं नेत्र प्रकाशिका CCRS के साथ। नेत्र प्रकाशिका इज ऑल अबाउट आई डिजीजेस। उसमें कम से कम सैकड़ों तरह के आई डिजीजेस के बारे में जानकारी है, उनको कैसे डायग्नोज करना है। तो ये जो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है, देखिए चाहे वो हीलिंग प्रैक्टिसेस हो चाहे आयुर्वेदा हो, हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। देखिए मेरा हमेशा शुरू से मानना है कि हमारी जो नॉलेज सिस्टम है उसको इंडिपेंडेंट अलग से पढ़ाने की बजाय हमें उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। जैसे BAMS और MBBS अलग चलाने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि MBBS स्टूडेंट शुड आल्सो रीड अबाउट द आयुर्वेदा, शुड आल्सो रीड अबाउट हीलिंग प्रैक्टिसेस। सर अभी तो एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ नीट एग्जाम्स सारे जो अपने इसके नीट के फ्लंकी होते हैं ना, जो MBBS नहीं बन पाते, वो सारे आयुर्वेद में जाते हैं। तो वो हर साल ट्राई करते रहते हैं कि हम आयुर्वेदा को सही मायनों में आगे बढ़ा ही नहीं रहे। बिल्कुल, हम तो फ्लंकीज को डाल रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि हमें तो देखना है कि जो एक स्टूडेंट, एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, उसको पता होना चाहिए कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके लिए आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और किसको हम बेहतर मानते हैं। दोनों के नॉलेज सिस्टम्स अलग अलग है सर। वो इकट्ठा एक ही, अभी मैं कुछ वैद्यों के साथ काम कर रहा हूँ, 60% BAMS का अपना ये आयुर्वेद का BAMS का कोर्स 60% इज एलोपैथी। तो जब तक आप उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे नहीं होगा। और इवन इसके बियॉन्ड दूसरी जो नॉलेज सिस्टम है हमारी हीलिंग प्रैक्टिसेस, जो फैमिली टू फैमिली और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसपोर्ट है, कहीं ना कहीं उसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है हमारे पास। तो हमने ये सारी और ये सब चीज़ें तब तक नहीं होगी कि मैन्युस्क्रिप्ट को लेके हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा संस्था नहीं होगा जहाँ पर एक्सपर्ट्स खाली एक एरिया के नहीं, मल्टी डिसिप्लिन, और उसका इंटीग्रेशन मॉडर्न उससे जरूरी है। ट्रांसलेशंस करने में ही, क्योंकि संस्कृत इतनी इंटरप्रिटेशन अलग अलग, मैंने सुना है कोई शब्द मल्टीपल तरह से इंटरप्रेट हो सकता है, तो आई थिंक स्कॉलरशिप भी उस लेवल की चाहिए, एब्सोल्युटली चाहिए, और उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें। जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, एक तो हमने क्या सोचा है कि सिर्फ संस्कृत वालों को मैन्युस्क्रिप्ट की जिम्मेदारी दी है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट का काम संस्कृत जानने वाले सिर्फ उसको ट्रांसलेट करने में कर सकते हैं हेल्प, वो उनको, और ट्रांसलेशन भी नहीं, वो एक जैसे होता है ना कि एक ट्रांसलेटर जो इंग्लिश में से सिर्फ उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करता है, उसका भावार्थ नहीं समझता। ऐसे ही अगर संस्कृत स्कॉलर उसको, जैसे हमने चरक सहित ये नेत्र प्रकाशिका को CCRS के साथ क्यों किया ट्रांसलेट, क्यों कोलैबोरेट किया? CCRS क्या है? ये सेंटर, ये आयुर्वेदिक जो फार्म रिसर्च करते हैं वो, ठीक है। तो उनके पास वो एक्सपर्टाइज है जो उसका भावार्थ कर सके, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं, क्योंकि वही तो हमें चाहिए। आर्किटेक्ट की मैन्युस्क्रिप्ट है तो आर्किटेक्चर होना चाहिए, अगर मैथमेटिक्स की है तो मैथमेटिशियन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये कहीं ना कहीं हमारी अभी भी ज्ञान भारतम की व्यवस्था में उस तरह का कहीं पर भी कोई बात नहीं हो रही। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट दिया, मैंने सोचा नहीं। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम अपनी इन मैन्युस्क्रिप्ट के साथ कोई जस्टिस कर नहीं सकते। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं हमेशा मानता रहा हूँ, शायद हमने उस एक्सरसाइज को कभी किया नहीं। 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट है हमारे पास। अब ये 50 लाख की 50 लाख हमें प्रिजर्व करना जरूरी नहीं है, देखिए रेपिटेशन है, बहुत रेपिटेशन है, और ऐसे भी हैं जिनका कि सिर्फ जैसे पोएट्री है, एक समय के लिए लिखी गई और उसका कुछ आगे चल के बदलाव, नॉलेज सिस्टम का पार्ट है, अपने भी कल्चर का। हाँ, और दूसरा जैसे महाभारत है, जब मैंने महाभारत का नॉमिनेशन तैयार करने के लिए काम किया, 2200 मैन्युस्क्रिप्ट मुझे महाभारत की मिली। अब इन 2200 मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना जरूरी नहीं है, इसमें से आप 4 या 5 मोस्ट वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट जो कंप्लीट है, क्योंकि 2200 में से कम 1000 तो ऐसी मिलेंगी जो इनकम्प्लीट मिलेंगी। तो देखिए अब हमारे पास किताबें भी जो आती हैं, एक ही विषय पे लोग सैकड़ों बुक लिखते हैं, लेकिन उनमें अलग अलग कुछ आइडियाज होते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट तो एक तरह से कॉपीज है, महाभारत की कॉपीज है, भगवत गीता की कॉपीज हैं, रामचरितमानस की कॉपीज हैं। तो कॉपीज इसलिए बनाई गई कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। उस समय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, और अलग अलग भाषा में लोग ज्यादा से ज्यादा। तो अब हमें अगर आगे फोकस करना है तो हमें एक तरह से उसका कहीं सेग्रीगेशन और क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में
क्योंकि 50 लाख को कौन preserve कौन सी को, हाँ जी, हाँ। प्रिजर्व करके स्कैन करके शायद रख दें, हाँ, preserve मगर लेकिन उसको focus डिजिटली हमारा- अवेलेबल बनाना जो वो सब टारगेट कुछ हमारा बहुत target सेलेक्टिव होना चाहिए selective, और ठीक है। ट्रांसलेशन भी हमारा सेलेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एम करें कि हम 50 लाख मैनेज को ट्रांसलेट जी, करें, बिल्कुल। इम्पॉसिबल, 500 साल में भी नहीं कर जी। पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक्सरसाइज है जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कैटलॉग बनाना पहले तो, बिल्कुल, और फिर उसमें से उसमें फिर shortlist शॉर्टलिस्ट करना। वो जो सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन हमारी लाइफ लाइन है किसी भी, और उसमें से शॉर्टलिस्ट करना, आइडेंटिफाई करना, और उसके लिए एक ऐसी जगह तैयार करना, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाना जिस पे लोग फोकस कर सकें। इसमें अब जैसे वाल्मीकि रामायण को हमने नॉमिनेट किया, तो हमने कांची में ही क्यों जाके, कांची पीठ में क्यों मैंने इसको सेलेक्ट किया? उससे पहले हमने 1 महीने पूरी एक्सरसाइज की कि वाल्मीकि रामायण की सबसे ओल्डेस्ट और सबसे कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर है। सारी एक्सरसाइज करने के बाद, हजारों मैन्युस्क्रिप्ट देखने के बाद, हमने डिसीजन लिया कांची पीठ में जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो सबसे ओल्ड वाल्मीकि रामायण की कॉपी है। वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल जो वाल्मीकि ने लिखा वो तो इम्पॉसिबल है, वो नहीं मिल सकती, लेकिन हमें वो सबसे ओल्डेस्ट मिल गई। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेट हो, वो लोगों तक पहुंचे, और उसकी पूरी कॉपी हम प्रिजर्व करें। तो ये एक दूसरा चैलेंज है जो हमारे कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के या स्कीम का हिस्सा नहीं है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में भी ज्ञान भारतम में प्रेजेंटेशन दिए। हम कहीं ना कहीं काम तो शुरू कर रहे हैं ज्ञान भारतम का, लेकिन एक जो फुल प्रूफ एक स्कीम या प्रोग्राम होना चाहिए, उस पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे हिडन नॉलेज सिस्टम हैं जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट में छुपे हुए हैं, जो हम लोग जान सकते हैं। बिल्कुल सर। दूसरा एक जो सबसे बड़ा भ्रांति है कि अगर इसको हम ओपन एक्सेस में कर देंगे तो लोग कॉपी कर लेंगे, बाहर चोरी वाले हो जाएगा। वो मैंने एक्चुअली एक टॉक भी सुनी उसकी, वहां पर भी कोई बोल रहा था हाँ, कि ये बड़ी इट इज टोटली एब्सर्ड थिंग एक्चुअली। absurd totally sir. क्योंकि Thank you for देखिए, saying that. हमारी ये पांडुलिपियाँ हमेशा से सभ्यता और मानवता का इतिहास रही हैं, और जो अगर उसे वही ट्रांसलेट कर सकता है जो उस स्क्रिप्ट को समझता हो। जी, कोई मरोड़ तरोड़ जरूर सकता है। हाँ, कर ले, फिर कर वो ले, वैसे भी कर ले। एटलीस्ट उसका कम से कम, देखिए आपके पास जितनी रिसोर्सेज हैं आप तो कर नहीं पा रहे हो। अगर दुनिया में जितने भी स्कॉलर उस फील्ड में अगर सब लग के करते हैं, और दूसरी बात अगर हम उसको प्राइसिंग कर देंगे तो हम इट विल बी क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल इन द वे। हमारे पास जो स्टूडेंट पीएचडी स्टूडेंट आते हैं, बेचारों के पास कितनी ग्रांट होती है, क्या उस ग्रांट में से वो मैन्युस्क्रिप्ट खरीदेंगे? बिल्कुल सर। So pricing you're against it, right? बिल्कुल, it should be absolutely open access. Absolutely ऑप्शन एक्सेस, और तभी पर्पज है, तभी उसका मकसद है, नहीं तो। और दूसरा एक रजिस्टर करिए, मैक्सिमम रजिस्टर करिए ताकि वी हैव योर इंफॉर्मेशन ऑन हु इज रिसर्चिंग। यस, यू गेट द कंप्लीट डेटा, हु इज डूइंग, आप उसका डाटा कंप्लीट करिए। बिल्कुल। दूसरा एक जो जैसे आईजीएनसीए में एक जो प्रॉब्लम फेस हुई, और शायद वो इनको आगे समय में करनी चाहिए, हमारी ये बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारे आर्काइव्स, रिपोजिटरीज और यूनिवर्सिटीज़, और उसमें जब हमने कपिलावाशान को कोई देने को तैयार नहीं था, तो शी फाइंड आउट ए वे कि हम आपसे एक एग्रीमेंट करते हैं कि आपकी मर्जी के बगैर हम किसी और को नहीं देंगे। एक्सेस के लिए कोई भी ले लेगा, लेकिन आपकी परमिशन के बगैर हम नहीं देंगे। उसका मतलब क्या हुआ, देंगे नहीं मतलब? जैसे पांडुलिपि नहीं जैसे देंगे, हाँ, फुल टेक्स्ट, फुल कंप्लीट। जैसे आईजीएनसीए ने गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी चेन्नई से के साथ एक लेटर एग्रीमेंट साइन किया कि आपकी सारी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास रहेंगी, कोई भी आएगा फ्रीली एक्सेसिबल करेगा, लेकिन अगर कॉपी लेना चाहेगा तो पहले हम आपसे परमिशन लेंगे। एक्चुअली उस समय इसलिए जरूरी था कि लोगों के माइंडसेट नहीं बदले थे, लेकिन आज हम 2025 में बैठे, मतलब क्यों माने हम उन सारी कंडीशन। और दूसरा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी गवर्नमेंट रिपोजिटरीज, नेशनल हेरिटेज है, इनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद या टैगोर की कोई भी राइटिंग्स को अब कोई भी पब्लिश कर सकता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्यों नहीं कर सकते? जस्ट बिकॉज़ यू प्रिजर्व्ड इट, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ आपने रख लिया तो आप उसके, और वो भी मतलब आपने इनहेरिट करा है, मतलब इनहेरिट किया, वो आपकी नहीं है, आप उसके ऑनर भी नहीं हो। ऑनर तो हमारी पुरानी एंसेस्टर थे। बिल्कुल। एक इस माइंडसेट को भी बदलाव की बहुत जरूरत है कहीं ना कहीं, चाहे वो लॉ के थ्रू हो या फिर डायरेक्टिव के थ्रू हो। लेकिन वो तो ऐसी बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं, हिंड्रेंसेस हैं मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, वो बहुत सारे हमारी, और ये सबसे बड़ा रीज़न रहा कि 20 साल में अगर हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं ला पाए तो हम इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए। हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं था। आईजीएनसीए ऑल्सो फेल्ड इन इट, NMM ऑल्सो फेल्ड इन कमिंग आउट विद द काइंड ऑफ
आंसर टू दिस ऑल इमर्जिंग प्रॉब्लम्स। तो वो, और मैन्युस्क्रिप्ट को हमें पूजा का नहीं, हमें नॉलेज का स्रोत मानना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन तो आपका ये मानना है, जैसे हम 3-4 लोग मिलकर 4 लोग मिलकर हमने एक मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन डिजिटाइजेशन फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं, धारवाड़ में इसका फर्स्ट ऑफिस है। हमारा पहला गोल सर उसमें ये है कि जो एपिग्राफिया इंडिका और एपिग्राफिया कर्नाटका है उसको अवेलेबल कर दें। अभी भी वो स्कैन कॉपीज़ में अवेलेबल है। आप सोचिए 1896 में शायद पब्लिश हुई थी, अभी भी वो ऐसे ही अवेलेबल है। डिजिटल वर्जन उसका यूनिकोड टाइप्ड आउट मेटा टैग्ड वर्जन नहीं है। तो हमारा उसमें पहला गोल है, 1 साल का प्रोजेक्ट, 3 महीने हो गए शुरू करे हुए। एक हमने एपिग्राफिस्ट को हायर करा है, टीम है पूरी उनके नीचे, तो कि 1 साल में हमें सारा डिजिटली अवेलेबल कर पाएँ। डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि प्लेटफॉर्म भी बनाना है, सब बनाना है, बट लेट्स सी वेयर इट गोज़। अभी तो कर रहे हैं हम सब मिलकर। तो यू थिंक ऐसे जो हमारे जैसे लोगों के प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं, सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट, ये ज्ञान भारतम का एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए, या व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? आपने बात बोली इंडस्ट्री पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी कितना बड़ा रिसोर्स बेस हो जी, जिस तरह का हमारा मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है दुनिया में और जितना फैला हुआ है, नोबडी इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू डू इट अलोन। मतलब पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनरशिप की इसलिए भी ज़रूरत है कि लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस तरह का मॉडल चाहिए, जिस तरह की सोच चाहिए, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी माइंडसेट से काम करते हैं, और वो दे ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ लाइक रेस्ट्रिक्शन रेदर देन ओपननेस। तो इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा क्या है कि जो नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि आपकी रीच प्राइवेट पार्टनर्स के साथ बहुत आसान है। जैसे मैं बात करता हूँ कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा बज़वर्ड है कि यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, और हमने ज्ञान सेतु करके कंपटीशन भी किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब तक उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, जब तक आप उसको OCR या HTR नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो मशीन रीडेबल होगा ही नहीं, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई यूज़ ही नहीं है उसमें। ऑडियंस के लिए बताना शायद ज़रूरी रहेगा, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, और ये मैं हमारे जो 4 का ग्रुप है उसमें सुदर्शन HS है, उनसे सीखा। बेसिकली हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये सारी, और कोई OCR को ट्रेन करना इतनी भिन्न तरह की, एक भाषा में भी अगर से तमिल ले लिया या संस्कृत ले ली, तो पहली बात तो वो संस्कृत के भी ओल्ड संस्कृत और ग्रंथ होगा, ग्रंथ भाषा होगी, शारदा होगी, या कोई, और उसको इतनी अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग टाइप ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट पे, पाम लीव्स पे लिखा है, उसको पढ़ना, ऐसे लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन करना बहुत बड़ी, बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये। कॉम्प्लेक्स ही नहीं, मतलब डिफिकल्टी नहीं, इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसका रीज़न क्या है कि जो आपने बिल्कुल बहुत सही ढंग से, पहली बात तो इनके जो आप कैलीग्राफी देखें वो बहुत भिन्न भिन्न है। करेक्ट। उसके साथ साथ इतने सारे लोगों ने लिखा है, हर किसी की हैंड राइटिंग, वही तो बिल्कुल हैंड राइटिंग समझ लेना किसी भी प्रिंटेड सिस्टम तो के लिए है नहीं। तो इसका सबसे जो अच्छा तरीका है कि हम ऐसे स्कॉलर्स तैयार कर, देखिए सब जैसे मैंने शुरुआत की, हमें बहुत परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें मोस्ट वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करनी है, जिसको हमें डिजिटाइज वो करना है, ट्रांसलेट करना है। और उसके बाद हमें यंग जनरेशन को, हमें ये नहीं सोचना कि उनको फुल टाइम मैन्युस्क्रिप्ट स्कॉलर बनना है, पार्ट टाइम। देखिए, लैंग्वेज सीखना, स्क्रिप्ट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट को अगर मैं उस शारदा को समझूंगा या उस स्क्रिप्ट की मेरी जानकारी है, तो मैं बड़ी जल्दी उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। आपको कोई वर्ड वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना, आपने उसको पढ़ के उसमें से जो मोस्ट वैल्यूएबल थॉट्स है उनका भावार्थ निकालना है। और इसमें भी सर परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं लोग कि बिल्कुल जी हमारे को बहुत टॉप स्कॉलर चाहिए। अरे भाई, पहले फर्स्ट वर्जन आने दो, अगर वो डिजिटली अवेलेबल होगा, 1000 लोग उसको पढ़ेंगे, तो कोई कह तो सकता है कि ये ट्रांसलेशन गलत है जी, इसकी बेटर ट्रांसलेशन ही है। अभी तो पता ही नहीं पता दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने पॉइंट आउट की कि पहले जो स्कॉलर हैं ना, संस्कृत स्कॉलर, उन्होंने इतनी टफ भाषा में उसका ट्रांसलेट, उन्होंने शारदा से संस्कृत में तो कर दिया या हिंदी में कर दिया, देवनागरी में, लेकिन उसकी जो टर्मिनोलॉजी इतनी डिफिकल्ट है कि वो आम आदमी समझ ही नहीं पाता। तो हमें जरूरत तो उस चीज के लिए नहीं है, हमें
स्कॉलरली काम होना है, अलग से होता रहे, लेकिन हमें देखना है कि वो पूरी, जैसे नेत्र प्रकाशिका की बात कर रहा हूँ, हमें उसमें से एक ऐसा कमेंट्री चाहिए जो ये बता सके कि इसमें कौन कौन से आई डिजीजेस हो सकते हैं, उनको कैसे डायग्नोज करना है और उसका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल था अल्टरनेटिव में। हमें तो सिर्फ इतना उसका ट्रांसलेटेड और उसका स्कैंड वर्जन साथ में दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। तो अगर कोई और स्कॉलर आके पढ़ के करना चाहता है कि नहीं जी ट्रांसलेशन इंप्रूव करें तो करें, बिल्कुल। वो तो आप उसको नेचुरल प्रोसेस विकिपीडिया मॉडल पे ये सब बना के डाल Exactly, दीजिए कि हमारा ट्रांसलेशन ये है, आपको आप अगर इसमें better कुछ करना है, बेटर लगना है edit तो इसमें कीजिए, ऐड कर बिल्कुल, दीजिए। एक्चुअली ये अप्रोच अभी तक कहीं प्लान में नहीं है, और यही सही अप्रोच है अगर हमें इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना होगा तो। बिल्कुल सर। ऑडियंस के लिए सर, आपके लिए बता रहा हूँ, एक सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज डॉक्टर बजाज और डॉक्टर एमडी श्रीनिवास के साथ, भैया साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनके साथ एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करा है जहाँ पर वो क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक इंडियन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम बना रहे हैं। अभी सारा हमारा बाइबल बेस्ड बिब्लियोग्राफी जो सारी लाइब्रेरी की है, उसमें सब कुछ रिलीजन्स के अंडर सब क्रिश्चियनिटी आता है, उसके अंडर एक अदर रिलीजन्स आता है, उसमें एक हिंदुइज्म आता है, उसके बाद हमारे नॉलेज सिस्टम, जैसे आपने कहा वैदिक नॉलेज सिस्टम, वो सारे वहाँ डॉक्यूमेंटेड हैं। तो डॉक्टर बजाज एंड एमडी श्रीनिवास इस पूरे को एक 040 जो एक एम्प्टी कैटेगरी है लाइब्रेरी सिस्टम में, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है। वो अभी हम ओपन सोर्स करने वाले हैं इसको। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए ये तो मेरा अपना मेजर एरिया है, मेरी फील्ड है, सालों से मैं इसमें काम करता रहा हूँ। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पहली बार कोशिश की थी, कोलन क्लासिफिकेशन बना के इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, जो कि बहुत ही साइंटिफिकली और बहुत ही इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से परफेक्टली डिज़ाइन था। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि क्योंकि अगर डॉक्टर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऐसे ही नहीं माना जाता, वो पहले नेशनल रिसर्च प्रोफेसर थे, एमेरिटस प्रोफेसर थे, और भारत में जितने भी लाइब्रेरी साइंस के मेजर इंस्टीट्यूट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग ही क्रिएटेड। तो वो जो नॉलेज क्लासिफिकेशन सिस्टम, कोलन क्लासिफिकेशन उन्होंने बनाया था, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद उनके जो डिसिपल थे या जो फॉलोअर्स थे वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा, और सब लोग उसको छोड़ के डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जो कि बजाज साहब जिस पे काम कर रहे हैं, जो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, वो डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से जाना चाहता है। करेक्ट। और उसमें शायद एक कैटेगरी 040 खाली है, तो ये बेसिकली काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने हमारे नॉलेज सिस्टम पर काम ही नहीं किया हमने। इवन इससे भी बड़ी चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा इसमें जोड़ने के लिए। हम जो मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एक सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट हुआ करती है, जो कि बुक्स के लिए एक सीयर्स सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है। उसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नैरो टर्म्स, ब्रॉड टर्म, रिलेटेड टर्म्स, वो सब डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है। हमारी पांडुलिपियों में जो नॉलेज सिस्टम है, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, वो दुनिया से एकदम से अलग है। अच्छा। हमें भी एक तो हमें ये नंबरिंग की ज़रूरत है, न्यूमरल्स की ज़रूरत है क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है। दूसरा, हमें सब्जेक्ट इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है, एक सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट बनाने की ज़रूरत है, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, और इसमें आईजीएनसीए में थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, कुछ छोटा मोटा काम हुआ था, लेकिन ये बजाज साहब से अगर हो सके तो कभी हम लोग पूरा सर बन गया है ओपन सोर्स। करीबन 8-10 हज़ार बुक्स उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया उनका गोल, सॉरी हाँ, नॉलेज बुक्स, हमारे नॉलेज सिस्टम्स, और वो उनका गोल है 20,000 क्लासीफाई करना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम सर। जो कीवर्डिंग के लिए, सब्जेक्ट हेडिंग के लिए, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं दिखाते हैं, ऑलमोस्ट रेडी है, दिखाते हैं। और जैसे मैं वहाँ गया शिमला में, जब मैं एनएमएम का डायरेक्टर था, तो कुछ बच्चे बुद्धिस्ट की मैन्युस्क्रिप्ट क्लासिफाई वो कैटलॉग कर रहे थे, और सब्जेक्ट हेडिंग हर एक में बुद्धा डाल रहे थे, जबकि बुद्धा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जो कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको ये कीवर्ड्स आना, ये एड्रेस करा हुआ है सर में, सारी जैन ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सब डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा काम तो मेरा काम इसमें, वो मैं आपको शायद बताया था कि हिंदू फंड बना रहा हूँ। हाँ, वो मैं था आपके प्रोग्राम में, तो बहुत अच्छा आइडिया है आपका, तो वो उसके थ्रू ऐसी फंडिंग करी है, तो काम तो सब बजाज सर और एमडी सर का ही है ऑफ कोर्स उसमें। नहीं, बहुत अच्छा।
तो बस बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर Thank दिस you. कॉन्वर्सेशन, लवली, बढ़िया कॉन्वर्सेशन, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से करते करते हम यहाँ पहुँच गए, थैंक यू वेरी नहीं, मच सर। मुझे नहीं पता, मैं तो आप मिल गए। होपफुली आप सबको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है ज्ञान भारतम मिशन के लिए भी, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स और हमारी पांडुलिपियों को डॉक्यूमेंट, यूनिकोड और सर्चेबल, अवेलेबल, मेटा इन्फॉर्मेशन के साथ करने के लिए। नमस्कार।